आर्यन शर्मा के यहाँ मेहमान आए हुए थे और डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। रोटी, चावल, सलाद, रायता आदि सारी चीजें आ चुकी थी, लेकिन सभी को इंतजार था तो कोयल की बहू रचना के हाथ की बनी हुई स्पेशल चिकन करी का, क्योंकि रचना के हाथों की चिकन करी बड़ी ही ज्यादा फेमस थी। इसीलिए सभी मेहमान रचना के हाथों की चिकन करी खाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद रचना चिकन करी लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए बोलती है, ये लीजिए, आप सभी के लिए हाजिर है रचना के हाथों की बनी हुई स्पेशल चिकन करी। अब आप सभी लोग इस चिकन करी को खाइए और डिनर का खूब मजा उठाइए। सभी मेहमान फटाफट से अपनी अपनी थालियों में चिकन करी लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। साथ ही रचना की तारीफों के पुल बांधना भी शुरू कर देते हैं। तभी कोयल बोलती है, बहुत अच्छे रचना, हमेशा की तरह आज भी तुमने एकदम परफेक्ट चिकन करी बनाई है। सच में बेटा, तेरी चिकन करी का स्वाद तो अलग ही होता है और ये सारे खाने को फेल कर देता है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया तुमने चिकन करी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। कुछ देर बाद सभी मेहमान चले जाते हैं, जिसके बाद रचना रसोई का सारा काम खत्म करती है तो देखती है कि उसके लिए चिकन करी बची ही नहीं है और रचना बचे हुए चावलों में दूध और चीनी मिलाकर उन्हें खाने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और उसे मीठे दूध चावल खाते देख बोलती है, बहू तू ये क्यों खा रही है? तेरे लिए चिकन करी बची नहीं क्या? नहीं माँ जी, मेरे लिए चिकन करी क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो बस फिर मैंने सोचा कि थोड़े से चावल में दूध और चीनी डालकर ही खा लूं, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। पागल हो गई है क्या बहू? तू सबको खाना खिलाती है और खुद ये खा रही है। रुक, मैं अभी तेरे लिए फटाफट गरम गरम कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ और मेरा इससे पेट भर जाएगा। मुझे अच्छा लगता है ऐसे मीठे दूध चावल खाना। आप जाइए आराम कीजिए, मैं भी खाना खाकर आराम कर लूंगी। इतना कहकर रचना अपनी सास को वापस भेज देती है और कुछ देर बाद अपना खाना खत्म करके आराम से सो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। रचना के हाथों की स्पेशल चिकन करी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि आए दिन कोई ना कोई रचना के घर पर चिकन करी खाने के लिए चला ही रहता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रचना के घर पर फिर से मेहमान आते हैं और ये मेहमान और कोई नहीं, कोयल की ननंद शर्मिला थी, जो अपने पूरे परिवार के साथ अपनी भाभी के घर आई थी। कोयल और रचना मिलकर शर्मिला का स्वागत करती है। तभी शर्मिला बोलती है, वैसे तो मुझे चिकन करी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही जिद कर रहे थे कि हमें मामी के हाथ की चिकन करी खानी है, तो सोचा ले ही आऊं सबको। ये तो अच्छा किया तूने शर्मिला। अब बच्चे जो खाना पीना चाहे वही खिलाना चाहिए उन्हें। पता नहीं सारे लोग तुम्हारे बहू के हाथ की चिकन करी की इतनी तारीफ क्यों ही करते हैं। मुझे तो तुम्हारे बहू के हाथ की चिकन करी ठीक ठाक ही लगती है। अब क्या कर सकते हैं, जिसे जो अच्छा लगता है वो उसके बारे में ही बोलेगा ना। कोयल अपनी ननंद के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि शर्मिला को रचना के हाथों की स्पेशल चिकन करी पसंद तो आएगी, लेकिन फिर भी वो उसमें कमी जरूर निकालेगी। रात का समय होता है। रचना कड़ी मेहनत से सभी के लिए स्पेशल चिकन करी रेडी करती है। शर्मिला और उसके बच्चे और पति सभी कटोरियां भर भर कर चिकन करी खाते हैं। यहाँ तक कि कोयल और उसके परिवार वालों को बस थोड़ी थोड़ी ही चिकन करी नसीब हो पाती है। फिर भी सारा खाना खत्म होने के बाद शर्मिला अपनी उंगलियों को चाटते हुए बोलती है, इतनी भी अच्छी नहीं बनी थी चिकन करी, बस भूख लगी थी तो खा ही ली। अगली बार से ना बहू थोड़ी सी और कोशिश करियो अच्छी बनाने की। जी बुआ जी, जैसा आप कहें, अगली बार से मैं और मेहनत करूंगी और अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको मेरे हाथों की चिकन करी पसंद आ जाए। शर्मिला और उसका परिवार वहाँ से उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद रचना फटाफट से बाकी सभी परिवार वालों के लिए जाकर किचन में दूसरी सब्जी बनाती है और सभी परिवार वालों को खिलाती है। कुछ दिन यूं ही चलता जाता है। शर्मिला और उसका परिवार हर दिन रचना के हाथों से स्पेशल चिकन करी बनवाने लगता है।
लेकिन फिर भी शर्मिला रचना को ताना देने का कोई मौका नहीं जाने देती है। ऐसे ही एक दिन शर्मिला बोलती है, भाभी आपकी बहू खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती है, लेकिन हम इतने दिनों से यहाँ आए, तो ये बताओ हमें चिकन करी के अलावा कुछ और नहीं खिला रही है? कुछ मीठा, खट्टा, लड्डू, समोसे कुछ और बना के खिला सकती थी। शर्मिला, जो तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे बोलते हैं ना, मेरी बहू वही बनाती है। अब उन्हें चिकन करी पसंद है तो मेरी बहू तेरे लिए चिकन करी बना रही है। तुम्हें कुछ और खाना है तो उसे बोल दियो, वो भी बना देगी। बताओ, अब उससे कह के बनवाना पड़ेगा उसे। अब उसे नहीं पता उसकी बुआ सास आई है, तो उनकी सेवा करे और उनका आदर करे। कहने दो, मुझे लगता है आप ही ने भड़काया होगा अपनी बहू को कि तुम्हारी बुआ सास जब भी आए तो खाना यही बनाए, कुछ और मत बनाना, ताकि मैं बोर हो जाऊं और मुझे भगा दो। मुझे पता है आप ही की सारी करामात है। इतना कहकर शर्मिला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शर्मिला की बातें सुनकर कोयल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी बहू रचना इतनी मेहनत से सभी के डिमांड को पूरा कर रही थी और फिर भी शर्मिला उसकी बहू को बुरा भला कह रही थी। ऐसे ही एक दिन शाम को जब रचना अपने हाथों की स्पेशल चिकन करी बना रही होती है, तभी वहाँ कोयल आती है। रुक जा बहू, आज मैं शर्मिला और इसके परिवार को सबक सिखा रही हूँ। एक तो ये रोज तेरे हाथों की स्पेशल चिकन करी बनवाती है और खाती है, ऊपर से ये एहसान भी नहीं मानती है। पर माँ जी आप क्या करोगी? अगर बुआ जी को पता चल गया तो वो सारा का सारा घर अपने सिर पे उठा लेंगी। उठा लेगी तो उठा ले, उठा कर तो ले नहीं जाएगी ना। आज तो मैं ये तेरे हाथों की ऐसी स्पेशल करी खिलाऊंगी ना इसे, जो दोबारा ये चिकन का नाम ही नहीं लेगी। इतना कहकर कोयल जल्दी से तैयार हुई चिकन करी से थोड़ी चिकन करी निकालकर अलग कर देती है और बाकी के चिकन करी में पेट खराब की दवाई मिला देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रचना शर्मिला और उसके परिवार वालों को दवाई मिली चिकन करी परोस देती है। हर बार की तरह शर्मिला और उसका परिवार भर भर कर चिकन करी खाते हैं, लेकिन खाने के कुछ देर बाद ही सभी के पेट में जोर का दर्द होता है और सभी बारी बारी वॉशरूम जाने लगते हैं। सारी रात शर्मिला और उसका परिवार वॉशरूम के चक्कर काटते हैं और सुबह होते ही शर्मिला कोयल से कहती है, हाय हाय भाभी, आपकी बहू ने कैसी चिकन करी बनाई है, खाकर पेट ही खराब हो गया मेरा। मेरी बहू ने तो हर रोज जैसी चिकन करी खिलाई थी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी खाई थी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही क्यों हुआ? लगता है तुम मेरी बहू की बुराई ज्यादा ही करने लगी हो। उसी बुराई का नतीजा तुम्हारे परिवार को चुकाना पड़ रहा है। आप सच कह रहे हो भाभी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। आज के बाद मैं किसी की भी खाने की बुराई नहीं करूंगी। अरे पेट में वापस ही दर्द हो रहा है भाभी, मैं अभी आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। इतना कहकर शर्मिला फिर से बाथरूम की तरफ भागती है। जिसके बाद रचना डॉक्टर को घर पर बुलाती है और अपनी बुआ और उसके परिवार वालों को दवाई दिलवाती है। दवाई दिलवाने के बाद शर्मिला और उसके परिवार के सदस्यों के लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद शर्मिला फटाफट से अपने बैग पैक कर अपने घर निकल जाती है और कभी फिर मुड़कर ना तो वो चिकन करी की बुराइयां करती है और ना ही रचना से चिकन करी बनवाने की डिमांड करती है। उमा अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से की थी। शादी के दूसरे ही दिन किरण की सास उमा अपनी नई नवेली दुल्हन से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना कि खाने वाले को मजा ही आ जाए। ठीक अम्मा जी, अभी बनावत तानी, लेकिन हमारे पहली रसोई में हम कुछ मीठा बनाए, तो खीर बना ली या फिर हलवा। बहू मीठा तो बनेगा ही, लेकिन मीठे से ही थोड़ी ना सारा पेट भर जाएगा, कुछ और भी बना दे। कहाँ फंस गल बानी? अगर हम माजी से कहम हमारा गांव के देसी खाना बनावे आवत हई, तो यहाँ के लोग तो हमारे हाथ की खाना ही ना खाए। सबके रहन सहन अलग बा। क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? जा जाकर जल्दी से खाना बना ले बहू, मुझे सुबह जल्दी खाने की आदत है। किरण काफी परेशान थी। तभी उसका पति राम आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? मुझे बता सकती हो तुम? अच्छा भइल अपने आ गई नी, हमरा समझे नहीं कि आवत कि हम खाना में का बनाई, और माजी हमरा के कहले बानी की कुछ अच्छा बनाई हा। बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना सोच रही हो? तुम एक काम करो,
पनीर की सब्जी और नान बना लो और साथ में पुलाव बना लो। ये सब तो माँ को पसंद आ ही जाएगा। लेकिन हमरा तो उका है ना। वैसे एक बात कहूँगा तुम्हें, तुम जो कुछ बनाओगी ना वो हम सबको अच्छा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे हाथ के खाने के लिए, क्योंकि मैं माँ का हाथ का खा खा कर ना बोर हो चुका हूँ। अब कुछ नया मिलेगा खाने को, जैसे कि पुलाव, पनीर, नान। आय हाय, मजा आ जाएगा। राम किरण से ये कह ही रहा होता है, तभी राम की माँ उमा राम को आवाज लगाती है और राम किचन से बाहर आता है और वो किरण की बात सुनता ही नहीं। हम इनका कैसे बताएं कि हमरा नान तो बनावे नहीं खियावत, अब पुलाव भी हमरा नहीं खे बनावे आवत, लेकिन करे के तो पड़ी ना। और माँ भी कहत रहे कि गलती से तो इंसान सीखेला। इतना कहने के बाद ही किरण खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद ही उमा किरण को हॉल में आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे, सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या, जो इतनी देर लग रही है? आज तेरी पहली रसोई है, इसका मतलब ये नहीं कि आज के दिन 56 भोग बना के रख देगी। अरे हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। किरण जल्दी से रसोई से खाना लेकर आती है। खाने की खुशबू से राम कहता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है सालों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, आज बीवी क्या आ गई, माँ के हाथों का खाना तो भूल ही गया है तू। और बीवी के हाथों के खाने का बिना खाए गुणगान गाया जा रहा है तब से। किरण अपने पति और सास के लिए खाना लगाई रही होती है, तभी उमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है उमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुबह सुबह ही बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा है। अरे विमला, आ ना, सही समय पर आई है तू। आज बहू की पहली रसोई थी तो तू भी खा कर ही जाइयो। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं तो जरूर खाऊंगी नई बहू के हाथों का खाना। अब किरण खाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर विमला और उमा नान देने के लिए जैसे ही नान उठाती हैं तो वो देखती हैं जली रोटी डब्बे में रखी है और पनीर की सब्जी में पनीर नाम के लिए नजर आ रहा था। और पुलाव को देखकर उमा मन में कहती है, ये क्या सत्यानाश किया है इस औरत ने, पहले ही दिन इस विमला के सामने बेइज्जती करवाएगी। अरे उमा, लगा भी खाना, खाने की खुशबू से भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अरे माँ, खाना आप लगा दोगी या मैं लगाऊं? हाँ हाँ देती हूँ, सब्र कर। अब उमा तो समझ चुकी थी कि किरण को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो विमला के सामने क्या ही बोलती और वो विमला और राम को खाना निकाल कर देती है। लगता है खाना तेरी बहू की खूबसूरती से जल गया है, या ये ऐसे ही बनाती है। अरे माँ, क्या कर रही हो आप? जली हुई रोटी विमला काकी को दे रही हो। अरे विमला काकी को दूसरी दे दो कोई। अरे बेटा, जली हुई नजर नहीं आ रही, ये रोटी जली हुई ही है और इतनी जली हुई है कि खाए क्या इसमें यही समझ नहीं आ रहा। माँ एक काम कीजिए, आप ना पुलाव ही दे दीजिए। ये इसने नान बनाया है, जली हुई रोटी बनाई है। हाँ उमा, तू पुलाव ही दे दे, वही खा लूं। अब जब खाने बैठी हूँ तो बिना खाए उठूंगी तो अन्न का अपमान होगा ना। अब पुलाव में भी किरण हद से ज्यादा नमक और नींबू डाल देती है कि वो भी खाने लायक नहीं रहता। अब जैसे तैसे राम और विमला उस खाने को खा रहे होते हैं, तभी विमला उमा से कहती है, अरे उमा, तू भी खाने के लिए बैठना, मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी बहू की पहली रसोई का खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है, सुबह चाय बिस्कुट ज्यादा हो गई थी। अब विमला तो उमा की बहू के हाथों का खाना खाने के बाद पूरे मोहल्ले में गा देती है कि उमा की गांव से आई बहू को खाना नहीं बनाना आता। अब उमा इधर अपनी बहू को खूब सुनाती भी है। बहू, अपनी पहली ही रसोई में तूने ऐसा खाना बनाया कि कुत्तों के सामने रख कर आई हूँ, उसने सूंघा तक नहीं है, और तू उम्मीद कर रही थी कि ऐसा खाना हम लोग खाएं। अरे माँ, क्यों ऐसा कर रही हो आप? अरे घबराई हुई है, दिखाई नहीं देता क्या आपको? अरे नई नई आई है, कुछ दिनों में सीख जाएगी। तो शादी ही क्यों की? जब इसका सारा डर निकल जाता तो इसके घर वाले इसकी शादी करते। पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने मेरी नाक कटवा दी। अगर इसे खाना नहीं बनाना आता तो ये बोल भी सकती थी ना। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? पूरे मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक कहाँ कटी है? अरे बस एक विमला आंटी तो आई थी, वही तो खा के गई है, और बाकी किसी को क्या पता। विमला उन 100 मोहल्ले वालों के बराबर है, जिससे पूरे मोहल्ले का नेटवर्क कनेक्ट रहता है। कहाँ क्या हुआ सबको खबर हो जाती है, बस विमला को नेटवर्क मिलना चाहिए। अब उमा को तो भूख लगी थी तो वो अपनी बहू से रोटी बनाने को कहती है।
और किरण किचन में जाकर खुद की गलतियों पर अफसोस कर रही होती है। हमरा का पता रहे कि नान मैदा के बनेला। हम तो आटा के मोट रोटी बना के ज्यादा सेक देनी और उजल गई। अब हम माँ जी के बाजरा के रोटी खिलाएं जेकरा से उनकर मुंह ठीक हो जाये। अब किरण बाजरे की रोटी के साथ पनीर की सब्जी लेकर आती है। बहू, अब ये तू क्या बना लाई है? ये गेहूं की नॉर्मल रोटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। माँ जी ये अपने खातिर बनेले बानी हम स्पेशल बाजरा के रोटी। खा के बताई कैसे बनल बा। ये अपने के देसी बहू के देसी रोटी बा। राम रे राम, कहाँ से देसी बहू उठा लाई? इसके देसी रोटी खाने से अच्छा तो मैं विलायती चावल खा लूं। ले जा तू इसे यहाँ से। माँ, ये इतने प्यार से बना के लाई है, एक बार खा लोगी तो क्या हो जाएगा? खा लो ना माँ। नहीं नहीं बहू, तू तो चावल को हाथ भी मत लगाइयो। मैं या तो खुद बना लूंगी या ऑर्डर करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस गवार के हाथों का ये देसी खाना नहीं खाना। पहले दिन के ड्रामे से उमा तंग हो चुकी थी। अब वो किरण के हाथों के बने देसी रोटी खाना नहीं खाना चाहती थी। एक रोज 2 महिलाएं उमा के घर आती हैं सर्वे करने के लिए। तभी वो देखती हैं सास यानी उमा टेबल पर बैठी हुई बिरयानी खा रही है। वहीं पास ही नीचे बैठी हुई किरण हाथों में मक्के की रोटी लेकर तेल नमक से खा रही होती है। ये देख उनमें से एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे ये देखो उमा अपनी बहू पर कैसे अत्याचार कर रही है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। देखो उसे नमक की रोटी खाने को दिया हुआ है और खुद बासमती चावल की बिरयानी तोड़ रही है। 1 मिनट रुको, उन्हें कुछ बोलने से पहले इनकी फोटो निकाल लेती हूँ। लीला को दे दूंगी, वो महिला आयोग में काम करती है, वो इनको देख लेगी। अब वो औरतें फोटो लेने के बाद उमा को टोकती हैं और वो सर्वे करके चली जाती हैं। और अगले ही दिन खाना खाने के समय ही लीला का आना होता है और आज भी किरण को नमक रोटी के साथ कच्चा प्याज खाते हुए देखती है। जी रहुआ कौन? सर्वे करे खातिर आइल बानी का? सर्वे तो कल हो गई। किरण नाम है ना आपका? आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए और बेफिक्र होके खाइए। आपकी सास को मैं देख लेती हूँ। अरे आप तो बड़े महंगे चावल खा रही हैं और बहू को नमक रोटी पर भी आफत कर रखा है। मैंने उसे कब कहा कि तू नमक रोटी खा? वो तो उसका फेवरेट है, ये गांव की जो है। क्या बात है, बातों को घुमाना कोई आपसे सीखे। लेकिन मैं तो सच कह रही हूँ। और बहू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अब आप अपनी भोली भाली बहू को डरा रही हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ हम महिला आयोग वाले ऐसी सास के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। अरे अपने गलत समझतानी। हमरा चावल पसंद नहीं खे, माँ जी के ये रोटी पसंद नहीं खे, तो हम अपन हिसाब से देसी रोटी और विलायती चावल खा रहे बानी। तो क्या मैं गलत समझ रही थी? अरे माफ कीजिएगा मुझे। अब इस धोखे के बाद उमा कभी भी टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाती। अपने कमरे में कमरे को बंद करके ही खाती। और किरण भी किसी के सामने नमक रोटी नहीं खाती। अनु एक गांव में रहने वाली सुलझी सी लड़की थी जिसका बाल विवाह बचपन में सरल के साथ हुआ था। सरल बड़ा होकर शहर में पला बड़ा था, तो वहीं अनु गांव की सीधी साधी लड़की थी जिसका गोना नहीं हुआ था और वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन अनु की माँ रेखा कहती है, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो और सुना है कि सरल भी शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है। मेरे ख्याल से अब सही वक्त आ गया है कि तुम्हारा गौना कर दिया जाए और तुम्हें उसके साथ भेज दिया जाए। अनु ये सुनकर शर्मा जाती है और कमरे की तरफ भाग निकलती है। रेखा अपनी बेटी का गोना करके सरल के साथ उसे शहर रवाना करती है। सरल उसे बस से शहर लेकर आता है और शहर आते ही उसे बस स्टॉप पर छोड़कर भागने लगता है और उसे भागते देखकर अनु चिल्लाते हुए बोलती है, सरल जी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोती है और खुद से कहती है, सरल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या कमी थी मुझ में जो आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए? मैं वापस घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता लगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनको कुछ हो जाएगा। ऊपर से गांव में जो बदनामी होगी वो अलग। इतना कहकर जहाँ अनु दर दर की ठोकरें खा रही थी, सड़कों पर भटक रही थी, वहीं सरल अपने घर आता है जहाँ उसकी दूसरी पत्नी नीमा दरवाजा खोलकर उससे बोलती है, आ गए आप, पूरे 2 दिन के बाद आयो, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर नीमा सरल को गले से लगा लेती है और सरल भी अपने मन में सोचता है, तुमको छोड़कर कहीं ना जाना पड़े, इसलिए तो ये सब कर रहा हूँ मेरी जान। जिसके बाद अगले दिन नीमा को बाय बोलकर वहीं नीमा अपने घर के काम करने के बाद शॉपिंग के लिए जाती है। तभी उसे एक औरत रास्ते में बेहोश मिलती है, जिस पर पानी के छींटे मारकर वो उसे उठाती है और कहती है,
कौन हो तुम और तुमको चक्कर कैसे आया? अनु नीमा को अपनी सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनने के बाद नीमा की आंखें नम हो जाती है और वो सरल को कॉल करती है। हेलो बेबी, सुनो। जान, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ, एक मीटिंग है। इतना कहकर सरल तो कॉल कट कर देता है और अपना काम करने लगता है। वही नीमा अनु से कहती है, अरे अनु, उस बेरहम पति का नाम तो बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। नहीं नीमा जी, हमारे खानदान में पत्नियां शादी के बाद पति का नाम नहीं लेती हैं। ओहो, तुम औरतें और तुम्हारे पुराने विचार, वो भी उस कंजर के लिए जो तुमको इस तरह छोड़कर चला गया। खैर, अब तुम क्या करोगी? ये तो पता नहीं, पर मैं गांव नहीं जाऊंगी, बस यहीं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी काट लूंगी। नीमा को अनु की ये बात सुनकर एक तरकीब सोचती है और वो अनु से कहती है, अच्छा, अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, तुमको घर मिल जाएगा और मेरा फायदा भी हो जाएगा। ये सुनकर अनु नीमा के साथ चलने को राजी हो जाती है। शाम होने पर जैसे ही सरल घर आता है तो अनु को उसके लिए चाय लेकर आता देखकर वो चौंक जाता है। तो वहीं अनु भी चाय का कप गिरा देती है, जिसके बाद अनु को ये समझते देर नहीं लगती कि नीमा उसके सौतन थे और सरल ने उसे धोखा दिया। अब इस सौतन होने का दर्द उसे सारी जिंदगी झेलना भी था। जिसके बाद अनु नॉर्मल रिएक्ट करती हुई सरल से कहती है, माफ करना साहब, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अनु चाय बनाने चली जाती है और सरल आकर नीमा से बोलता है, ये कौन है? ये किस भिखारन को तुम घर उठा ले आई? बेबी, ऐसे क्यों बोल रही हो? पता है इसका पति कितना कमीना है, इसे छोड़कर भाग गया। पता नहीं क्यों, मुझे वो बहुत अपने जैसी लगती है। लगेगी ही, सौतन जो है। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, बस ये कि मुझे मेरे घर में फालतू की भीड़ नहीं पसंद है। ओह हेलो, तुम्हारा घर? ये घर मेरा भी है। इनफैक्ट तुम्हारी जॉब भी मेरे पापा की दी हुई है। इसलिए ही तो झेल रहा हूँ तुमको, वरना तुमसे सही तो ये गांव की गवार दिखती है। खैर, ये गवार कुछ बोलेगी नहीं और मैं दोनों से मजे ले सकता हूँ। जहाँ सरल अनु और नीमा के लिए इतनी नीच सोच रख रहा था, वहीं अनु रसोई में काम करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मेरे पति अगर मुझे ना अपनाए तो कम से कम मैं उनके आसपास तो हूँ ना, मेरे लिए यही काफी है। और नीमा जी कितनी अच्छी है, मैं उनका दर्द भी नहीं देख सकती। अगर उनको सच पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी। इतना सोचकर अनु अपनी चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। जिसके बाद अनु अपनी सौतन के साथ उसी के घर में रहने लगती है, लेकिन नौकरानी बनकर। दिन बीतते हैं और सरल रहता तो नीमा के साथ है, पर छुप छुप कर वो अनु को भी छेड़ा करता। अनु कोई ना कोई तरीका बनाकर खुद को हर बार बचाया करती। एक दिन नीमा आकर सरल के सामने अनु से कहती है, अनु, तुम्हारे साथ जो हुआ है तुमको ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या करूँ दीदी, आखिर पति हैं वो मेरे। क्या करूँ मतलब? तुमको उसकी पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। सच बताऊं तो ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। पता नहीं अभी किस बेचारी की जिंदगी नरक कर रहा होगा वो। ये सब कुछ सुनने के बाद में सरल उसे रोकता है। अरे नीमा, बस भी करो तुम, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? अरे क्यों ना हूँ, अगर तुम ऐसा करते ना तो मैं तो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती और कहीं का नहीं छोड़ती। ये सुनकर सरल सकपका जाता है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और अनु कहती है, दीदी छोड़िए, आप क्यों मेरी इतनी चिंता कर रही हैं? पता नहीं नीमा, पर मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता और मैं खुद को रोक नहीं पाती। ये सुनकर अनु की आंखें भर आती है और नीमा उसे अपने गले से लगा लेती है। ये औरतें और इनके नाटक, भगवान ही बचाए। अब सरल तो काम पर चला जाता है और अनु अपने घर के कामों में लगी होती है। शाम होने पर सरल पीकर घर आता है और अनु दरवाजा खोलती है। जिसके बाद सरल उसे अपनी बाहों में भरने ही वाला था कि वो भाग जाती है और सरल अपने गंदे इरादों के बारे में सोचता है। कब तक भागोगी? बड़ा पति पति करती है ना मुझे। आज तो इसके पति का हक लेकर रहूंगा, बस एक बार नीमा सो जाए। अब सरल नीमा के साथ में बैठकर खाना खाता है और सोने चला जाता है। जिसके बाद नीमा के सोते ही सरल आधी रात को उठकर अनु के कमरे में जाता है और उसे गले से लगा लेता है। अनु मेरी जान, हाय, आज तक मुझे कभी बाहों में भी नहीं भरा। ये सुनकर अनु डर जाती है, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो चिल्लाती तो नीमा भी जाग जाती। जिसके बाद वो बस खुद को सरल से बचाने की कोशिश करती है और सरल उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सरल कुछ कह पाता या कर पाता इससे पहले ही नीमा अनु के कमरे की लाइट आकर ऑन कर देती है और अनु नीमा को सब कुछ सच सच बता देती है और नीमा सरल को थप्पड़ मारकर पुलिस के हवाले कर देती है और अनु से कहती है,
अरे पगली, तूने इतना दुख क्यों झेला? हमें भला करना चाहिए, लेकिन बस उन लोगों का जो इसके लायक हो। इतनी मीठी बनेगी ना तो दुनिया तुझे खा जाएगी। दीदी, मुझे लगा आपको ये जानकर बुरा लगेगा और आप टूट जाओगी। मुझसे ये नहीं देखा जाता कि आपको मेरे कारण तकलीफ हो, क्योंकि जहाँ मुझे अपनों ने छोड़ दिया वहाँ आपने अजनबी होकर मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, रहने को छत दी। तो सरल जी के बारे में कैसे बताती आपको? लेकिन मुझे समझ आ गया कि लोगों की इज्जत के लिए हमेशा चुप रहना भी सही नहीं। आज जो सरल जी ने मेरे साथ किया वो कल किसी और के साथ भी कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल साफ हो तो भगवान कुछ नहीं होने देते। आज आप भी देख लो, आपने मुझे बचाया, उनसे शुक्रिया आपका। और आज से मैं आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हर मुश्किल वक्त में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद अनु को ये समझ आता है कि इज्जत लोगों के ओहदे से नहीं, उनके कर्मों से की जाती है। जिसके बाद नीमा और अनु एक साथ उसी घर में रहने लगते हैं।